आप सभी का स्वागत है विज्ञान पाठ 1 के पार्ट 2 में। तो आज हम यहाँ पे भोजन यह कहाँ से आता है इस पाठ को पूरा कर रहे होंगे। आशा करते हैं कि आपने पार्ट नंबर 1 देख ही लिया होगा। यदि नहीं देखा है तो भी कोई बात नहीं, हम इस वीडियो में पार्ट नंबर 1 के बारे में भी आपको बता देंगे कि हमने वहाँ क्या क्या पढ़ाया था। फिर से वही कहेंगे, बस इतना सा कि इस सीरीज़ में आप इस पाठ को पूरा कीजिए, आपको दोबारा किसी और वीडियो पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपनी बुक साथ लेके बैठें, साथ में हो एक पेन, और आइए शुरू करते हैं पाठ को। तो सबसे पहले ये पढ़ लेते हैं कि हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था। तो जो कुछ भी पिछली वीडियो में हमने पढ़ा वो हमें सिर्फ बेसिक नॉलेज देता है इस चैप्टर के बारे में। जो टर्म वहाँ पे महत्वपूर्ण थी वो उसकी हम यहाँ पे परिभाषा ले आए हैं, और वो है संगठक। यहाँ जो शब्द है संगठक, इसकी पूर्ण परिभाषा आप ज़रूर से लिख लें अपनी नोटबुक में। खाद्य पदार्थ तैयार करने के लिए जो पदार्थ प्रयोग किए जाते हैं उन्हें संगठक कहते हैं। जैसे दूध, चावल, चीनी और पानी खाद्य पदार्थ खीर के प्रमुख संगठक हैं। अर्थात कि हमने वहाँ पे क्या एग्जाम्पल लिया अपने, हमने ये कहा था कि चलिए हम मैगी बनाते हैं। तो जब हमने मैगी बनाई थी तो हमने उस मैगी में क्या क्या डाला था। हमने एक मैगी में डाले थे 3 चीज़ें कि हम बहुत बेसिक बना रहे हैं। तो हमने इसमें पानी डाला था, हमने इसमें क्या डाला था, और मैगी डाली थी, और क्या डाला था, मसाला। तो मतलब ये 3 चीज़ों से हमारी क्या बन गई थी, एक मैगी। तो इस एक एक चीज़ को हमने क्या कहना है, संगठक। मैगी में डाला पानी तो वो भी एक संगठक है, मसाला डाला वो भी एक संगठक है। ऐसे ही यहाँ पे हम जो बना रहे हैं वो है खीर, और खीर बनाने के लिए इन्होंने खीर में क्या क्या डाला है, खीर के प्रमुख संगठक क्या बताए हैं इन्होंने। खीर के प्रमुख संगठक हैं चीनी, पानी, दूध और चावल। इन सब चीज़ों से मिलकर इन्होंने बना दी है खीर। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? याद हो गई परिभाषा संगठक की? अगर है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे याद कीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत बार आप संभावना है कि परीक्षा में ये प्रश्न आए, तो इस परिभाषा को आप याद रखें, कठिन नहीं है। एक खाद्य पदार्थ को तैयार करने के लिए उसमें डाले जाने वाले विभिन्न पदार्थों को संगठक कहते हैं। खीर बनाने के लिए हमने उसमें डाला दूध, चावल, चीनी और पानी। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, खीर के बनाने के लिए संगठक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये वही पार्ट है जो हम पार्ट 1 में पूरा कर चुके हैं। 2 पेजेस हमने वहाँ कर लिए थे। फिर भी मोटा मोटा आपको बता देते हैं कि हमने क्या पढ़ा था इस पार्ट में, इन पेजेस में। तो यहाँ पे हमने बेसिक आइडिया लिया था। यहाँ लेखक पूछ रहे हैं कि आपने क्या खाया था। यहाँ पे आहार का हमने आपको मतलब बताया था उस वीडियो में कि आहार किसे कहते हैं। तो खाने को ही आहार कहा जाता है, जो भी हम भोजन लेते हैं उसको आहार कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमने क्या पढ़ा था, खाद्य पदार्थ के बारे में आपको बताया था कि जो भी चीज़ें खाने वाली होती हैं उन्हें खाद्य पदार्थ कहते हैं। और हमने सारिणी 1.1 के बारे में भी आपको बताया था कि ये जो यहाँ पे सारिणी दी गई है ये सारिणी है 1.1। इसमें आपको यहाँ पे अपने दोस्तों के नाम लिखने हैं, और यहाँ वो विभिन्न सामग्रियाँ या विभिन्न पदार्थ लिखने हैं जो वो खाते हैं। जैसे राजमा है, खीर है, मैगी है, कुछ भी जो भी आपके दोस्त खाते हैं उनके बारे में यहाँ लिखना है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमने यहाँ पे पढ़े थे संगठक। यहाँ पे आई थी वो चीज़ जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ी है बहुत अच्छे से, कि पके हुए चावल हमने कैसे बनाए थे। कच्चे चावल को पानी में उबाला था, और यहाँ संगठक क्या था, कच्चा चावल और पानी। यहाँ पे हमने संगठक की परिभाषा आपको बताई थी। आप पिछले पार्ट को ज़रूर देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। नहीं तो हम यहाँ बता ही रहे हैं। तो संगठक की आवश्यकता होती है किसी भी भोज को तैयार करने में। ठीक है, और यहाँ पे हमें एक और सारिणी दी गई थी, सारिणी 1.2। और 1.2 सारिणी में जो कहा गया था वो भी हमने आपको बताया था कि ये जो है ये हमारे पास है सारिणी 1.2। इसमें खाद्य पदार्थ लिखने हैं, वो सारे जो आपने अपने दोस्तों से पता करे। जैसे आपके दोस्त ने रोटी खाई तो रोटी लिख दी, दाल, राजमा, कुछ भी आप यहाँ पे जो भी आपने दोस्तों से उस सारिणी में जो यहाँ इकट्ठा हुआ था वो सब यहाँ लिखना है। और उसके बाद यहाँ बताने हैं वो सारी चीज़ें जिससे वो पदार्थ बना। जैसे रोटी बनी आटा से और जल से, ऐसे ही दाल बनी है कच्ची दाल, जल, नमक, घी, तेल, मसाले, इन सबको मिलाकर। तो यहाँ पे आपको ये सब लिखना है। आगे चलते हैं अगले पेज पर। तो अगले पेज पर भी हमने पिछली वीडियो में नज़र ज़रूर डाली थी। अगर आपने नहीं देखा है फिर हम कहेंगे कि जाके देखिए।
तो अब इसमें लेखक कह रहा है कि क्या आपने चर्चा कीजिए कि क्या हम विभिन्न व्यंजनों में कुछ संगठक समान रूप से प्रयोग कर रहे हैं। तो हमने पाया था कि कुछ संगठक हैं जो बहुत सारी चीज़ों में डल जाते हैं, वो संगठक विभिन्न जो पदार्थ हैं उसमें समान मिलते हैं हमें। आगे हम बढ़े तो खाद्य सामग्री, हमने खाद्य पदार्थ के बारे में पीछे बात की है, खाने वाले पदार्थ को खाद्य पदार्थ कहते हैं। और हम इतनी जल्दी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने ये सभी चीज़ें पार्ट 1 में आपको पहले से बता दी हैं, ओवरव्यू जस्ट आपको दिया जा रहा है। तो सारणी 1.2 के बारे में भी हमने आपको बताया। इसमें कह रहे हैं कि उसमें जितने भी आपने अब सामान लिखे हैं उसकी कच्ची सामग्री बताइए, जैसे कि सब्जी और फल जो है, जो आपने अभी बताई थी कि रोटी बनी किससे, आटे से और पानी से। तो अब कह रहे हैं कि कच्ची सामग्री जो भी है उसकी जैसे फल और सब्जी, तो उनके स्रोत बताइए। स्रोत का क्या मतलब होता है, यहाँ ये वर्ड हाईलाइटेड है, आप भी हाईलाइट करें, अपनी पुस्तक साथ लेके बैठें, जितनी भी चीज़ें अंडरलाइन है उसे आप भी अंडरलाइन ज़रूर से करें। तो यहाँ स्रोत के बारे में अब आपको बताना है। जैसे मान लो आटा आया तो वो कहाँ से आया, तो वो होता है स्रोत। एक शब्द और यहाँ महत्वपूर्ण आया था, वो था जंतुओं। इसका मतलब होता है जानवर की जो भी चीज़ें हमें, जानवरों से हमें जो भोजन मिल रहा है। यहाँ पे वो दिया भी हुआ है, दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि, ये सब हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। जंतुओं कुछ नहीं है, जानवरों को कहते हैं जंतु, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें एक और क्रियाकलाप दिया इन्होंने, सारणी 1.3 दे दी है हमें यहाँ पे, और ये रही हमारे पास सारणी 1.3। तो जल्दी से बिना देर करे बता देते हैं कि इसमें क्या कहा था। तो इसमें आपको यहाँ पे खाद्य पदार्थ लिखने हैं जो भी आपने, जैसे यहाँ पे इडली दे रखी है तो यहाँ पे इसकी कच्ची सामग्री जो आपने सारणी 1.2 में भी लिखी थी, जैसे रोटी के लिए आटा और पानी लिखा था, ऐसे यहाँ पे इडली के लिए ये सब डले। इसमें आपको नया ये बताना है कि इन चीज़ों के स्रोत क्या हैं, कि ये चीज़ें कहाँ से आई, उड़द की दाल कहाँ से आई, नमक कहाँ से मिला, ये सब आपको इस टेबल में लिखना है, ठीक है। आइए और आगे बढ़ते हैं, अगले पेज पर हम चलें। ये पेज है नया, अब से यहाँ से शुरू हो रहा है बेसिकली पार्ट 2, पर देख लीजिए आपका नुकसान नहीं होने देंगे बिल्कुल भी। पार्ट 1 भी हमने आपको यहाँ रिपीट कर दिया, आपका फ़ायदा होगा बहुत ज़्यादा। चलिए तो अब पार्ट 2 को अच्छे से शुरू करते हैं। यहाँ से शुरू हो रहा है आपका पार्ट 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने क्रियाकलाप 3 को पहले से हाईलाइट कर रखा है। यहाँ पे एक और एक्टिविटी आपको जो हमने अभी की थी, मतलब पीछे जो हमने स्रोत लिखे थे उसका निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या निष्कर्ष हमारी उस एक्टिविटी का रहा। हमने स्रोत तो लिख दिए, आटा कहाँ से आया था, है ना, चावल, उड़द की दाल हमें कहाँ से मिली, हमने सब इकट्ठा कर लिया। तो उसका निष्कर्ष क्या हुआ, वो निष्कर्ष यहाँ से देखते हैं। पौधे विभिन्न खाद्य संगठकों जैसे कि अन्न, सब्जी तथा फल इत्यादि के स्रोत हैं। हमने देखा कि उड़द की दाल भी पौधे से आ रही थी, है ना, जैसे कि अरे देखिए यहाँ पे हमने देखा था कि ये जो हमारे लिए चावल थे, चावल पौधे से आए, उड़द की दाल पौधे से आई, नमक तो हमने समुद्र से निकाला था, जल हमें वर्षा से भी मिलता है और ज़मीन के नीचे से भी मिलता है, बात थी। और जैसे ये मसाले हैं, मसाले भी कहाँ से मिले थे हमें, पौधे से। चीनी भी हम गन्ने से बनाते हैं, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें चीनी भी पौधों से ही मिल रही है। तो यहाँ पे निष्कर्ष निकाला जा रहा है कि हमने ये जो एक्टिविटी की थी उसका निष्कर्ष क्या है। तो उसका निष्कर्ष इन्होंने ये निकाला कि हमारे पास जितने ज़्यादातर खाद्य पदार्थ जो हैं वो कहाँ से, उनका स्रोत क्या है, उनका स्रोत है पौधे, है ना। अब जंतुओं से हमें क्या प्राप्त होता है, जंतुओं पीछे आपको बताया है, जंतुओं होते हैं जानवर, ठीक है। तो हमें जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडा तथा अन्य जनत्व, इस शब्द को अंडरलाइन कीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है जनत्व। जनत्व क्या होते हैं, जैसे जो भी चीज़ें हमें यहाँ पे जो बताई गई हैं, जो भी कुछ हमें जानवरों से, जंतुओं से प्राप्त हो रहा है उनको जनत्व कहते हैं, जानत्व, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन सही करेंगे, जानत्व, जानत्व उन्हें कहा जाता है, जानत्व। उत्पाद प्राप्त होते हैं, अवश्य से लिखिएगा, इसकी परिभाषा भी लिखिएगा। जो भी पदार्थ हमें जंतुओं से मिलते हैं उन्हें जानत्व कहते हैं, ठीक है। गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं, ठीक है। दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पाद, अब देखिए यहाँ एक और शब्द दुग्ध उत्पाद, इसको भी आप अंडरलाइन कीजिए। ये होते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स बेसिकली, कि जो भी हम दूध से बना रहे हैं वो उनको कहते हैं दुग्ध उत्पाद, जैसे कि मक्खन, क्रीम, घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। ये सब किसका सोर्स है, प्रोटीन का, इससे हमें प्रोटीन मिलता है। तो दुग्ध उत्पाद हैं, ये डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, है ना। तो इन सब को हम अपने डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। तो ये सब हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है, देखो वैसे दूध हम जो लेते हैं वो
हमें एक जंतु से प्राप्त होता है। कौन से, किससे, यहाँ पे नाम भी बताया गया है कि दूध हमें भैंस से या गाय से, बकरी से, इन ये सभी जानवरों से हम प्राप्त करते हैं, इसलिए उसको जानत्व उत्पाद कहेंगे। और उसमें भी उस जानत्व उत्पाद यानी दूध से जो चीज़ें बनाई जाती हैं उसे दुग्ध उत्पाद कहते हैं। और वो चीज़ें कौन कौन सी हैं? क्रीम, घी, पनीर, दही आदि। ठीक है, प्रत्येक क्षेत्र में इन सभी चीज़ों का हम उपयोग करते रहते हैं। अब इसमें कहा गया है क्या आप कुछ अन्य जंतुओं का नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं? कुछ और जानवरों के बारे में बताइए जो आपको दूध देते हैं। आप सोचिए। बाकी ऊँट भी होता है जो हमें दूध देता है, ऊँट से भी हमें दूध मिलता है। आगे बढ़ते हैं। भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। अब है ना, हमने पौधों से तो भोजन लिया, ठीक है, पर पौधे के भी किस भाग से हमने भोजन लिया वो इस यहाँ पे बताया गया है। पौधे हमारे भोजन का मुख्य स्रोत हैं। हम पौधे के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं, कुछ पौधे के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं, कभी हम जड़, कभी तना, तो कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। अच्छा, आपने देखा है ना, मतलब हर एक पौधे के अलग अलग पार्ट्स को भी हम यूज़ कर रहे हैं। कभी आपने सीताफल सुना है आपने? काशी फल भी इसको कहा जाता है। इसके फूल, ये बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है क्या कभी आपने सुना है कि ये जो फल है इसके जो फूल होते हैं उनको चावल की पीटी लिखा है यहाँ पे, कुछ ये बहुत अलग सा शब्द है, पिट्ठी। तो ये जो होती है चावल की पिट्ठी, इसका मतलब होता है चावल के आटे को बेसिकली पानी में मिलाया जाता है, उसको ये चीज़ कहते हैं। और इसमें कहा है, कभी सिर्फ कल्पना कर रहे हैं इसमें लेखक, क्या आपने ऐसा सोचा है कि आप सीताफल के फूल को चावल की पिट्ठी में, आप समझ रहे हो, जो चावल का आटा होता है उसे पानी में या दूध में ऐसे कुछ मिला के, मतलब उसका घोल बनाकर हम जो उसमें डबोकर तलकर पकौड़ी बनाकर खाया है? भाई हमने तो नहीं खाया, आपने खाया हो तो पता नहीं। मतलब इसमें हो रहा है कि आप कल्पना कीजिए क्या ऐसा है। अच्छा, इसका प्रयत्न भी कीजिए, मतलब कोशिश करो ऐसा करने की। फूल ढूंढो, उसको चावल के आटे में भिगोकर, चावल के आटे के घोल में भिगोकर पकौड़े बनाओ और खा कर देखो, ऐसा इसमें कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें लिखा है कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। अब ये भी ठीक है। उदाहरण के लिए सरसों के बीज हमें तेल प्राप्त होता है एवं उसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है। क्या आप केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं? सब कल्पना की बात है, आप सब चीज़ों के बारे में सोचिए। विज्ञान कुछ नहीं है, आपके आसपास की ज़िंदगी ही विज्ञान है। बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, आप पढ़ेंगे आपकी रुचि अपने आप इसमें बन जाएगी, और हमारे साथ पढ़ेंगे तो हम वादा करते हैं कि बना ही देंगे। तो आगे पढ़ते हैं। केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं। क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में सोच सकते हैं जिसके 2 या 2 से अधिक भाग खाए जाते हो? देखो ये तो आपके ऊपर है सारी बातें, पौधे आपके आसपास हैं, आप संसार में जी रहे हो, तो आप सोचो कि ऐसे कौन कौन से पौधे हैं जिसके आप 2 से अधिक भागों का उपयोग कर लेते हो। ठीक है, ऐसे अगर हम देखें तो चने का एक पौधा होता है, हम चने की सब्जी भी बना लेते हैं, चने का साग भी हम उन पत्तों से बनाते हैं, है ना। और उन चने को हम सुखा के भून लेते हैं और उसको वैसे नाश्ते के उसमें भी खाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनके 2 से अधिक पार्ट्स जो होते हैं उनका हम यूज़ करते हैं। आप भी सोचिएगा ज़रूर। ठीक है, सारिणी 1.3 में सूचीबद्ध सभी खाद्य पदार्थ में उन संगठकों को छाटिए जिनका मुख्य स्रोत पौधे हैं। इन्होंने कहा है कि अभी 1.3 आपने एक सारिणी बनाई थी, आपको याद होगा। तो उस सारिणी में जितने भी संगठक सम्मिलित थे, उन संगठक में मुख्य स्रोत जिन संगठकों के पौधे हैं, संगठकों के, उनको छाटिए पहले तो। और फिर आप ये देखिए कि वो जो संगठक आया है वो पौधे के किस भाग से आया है। बात समझ में आ रही है? पौधे के किन भागों से प्राप्त होते हैं। इन खाद्य पदार्थों और पौधों के भागों को सारिणी 1.4 के अनुसार सूचीबद्ध कीजिए। यहाँ बेसिकली आपको एक और टेबल बनाने को दे दी है इन्होंने, और वो एक और टेबल ये है जिसमें आपसे कहा गया है कि आप यहाँ पर नाम लिखिए खाद्य पदार्थ के मुख्य स्रोत। जैसे जो उस खाद्य पदार्थ में ऐसे कहा है ना इन्होंने कि ऐसे संगठक छांटिए जो आपको पौधे से मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्रोत लिखिए कि ये संगठक आपको किस स्रोत से मिले। जैसे यहाँ बैंगन का भरता इन्होंने सामग्री लिखी है, उसका स्रोत या संगठक उन्होंने लिखा है बैंगन। ठीक है, अब आपको बताना है ये जो बैंगन है ये पौधे का कौन सा भाग है।
तो ये पौधे का कौन सा भाग है? बैंगन एक फल है पौधे पे लगने वाला, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे और सारी चीज़ें लिखी गई हैं, आप पढ़िए अपनी पुस्तक में से, बाकी यहाँ से भी पढ़ ही सकते हैं, ठीक है। सब पढ़ने लायक चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास है एक नया पेज। हाँ जी, तो यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सी इन्होंने आपको सूचना दी है, वो ये है कि आप अपने आसपास के अनजान पौधों पर यह देखने के लिए परीक्षण ना करें कि वे खाने योग्य हैं। देखिए, आपको इन्होंने पहले ही बता दिया कि हमारे बच्चे तो बहुत ही समझदार हैं, वो यहाँ से पढ़े बिना तो रहेंगे नहीं। पढ़ लिया तो आप परीक्षण करेंगे, तो कहीं आप बाहर जाके इन मैडम की तरह कुछ खाने मत लग जाना, क्योंकि इन्होंने लिखा है कि अनजान पौधे को बिल्कुल मत खाइएगा। परीक्षण करने के लिए तो नहीं कि क्या वो खाने योग्य हैं या नहीं, क्योंकि कभी कभी पौधे विषैले भी होते हैं। जैसे कि हम अपने एरिया में देखें तो आसपास धतूरे का एक पेड़ लगता है ना, पौधा वैसे अपने आप भी उग जाता है, तो वो जहरीला भी होता है, ठीक है। तो कोशिश करना कि मत करो ऐसा परीक्षण, प्रशिक्षण क्या कहते हैं इसको, हाँ परीक्षण, सही बोला था हमने। हाँ, तो आप भी ऐसा मत कीजिएगा, जब हम कहें तभी कीजिए। जैसे यहाँ पे ये जो क्रियाकलाप आपको दिया गया है बिल्कुल करने योग्य है, अपने स्कूल में भी आप कर सकते हो, स्कूल में भी, क्योंकि मिड डे मील्स हैं या और भी कुछ है, स्कूल में आपको इतना सोर्स तो अवेलेबल होगा, तो आप वहाँ पे ये ग्रुप एक्टिविटी करो, आप सब एक साथ मतलब इन्वॉल्व हो जाओगे उस एक्टिविटी में, बहुत अच्छा लगेगा। मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए, ऐसे जो आते हैं ना, ये मूंग के बीज हैं, बीज मतलब मूंग के दाने, कहीं ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। अब इनमें से कुछ बीजों को जल से भरे एक पात्र में डाल दें तथा एक दिन के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन जल को पूरी तरह से निकाल दें और बीजों को गिलास में रहने दें। उन्हें एक गीले कपड़े में लपेटकर एक और रख दीजिए। अब क्या आप बीजों में कुछ परिवर्तन देखते हैं? क्या एक छोटी सी सफ़ेद संरचना, यहाँ पे इसको अंडरलाइन करना, छोटी सी सफ़ेद संरचना, ये कह रहे हैं कि आप मूंग के बीजों को लीजिएगा और उन्हें पानी में भिगो कर रख दीजिएगा। पूरी एक रात भिगोना काफ़ी है, सफिशिएंट है। उसके बाद पानी को निकाल लीजिए और उन बीजों को एक गीले कपड़े में बांधकर या ऐसे ही ढककर अलग से रख दो। आप देखोगे कि कुछ दिनों क्या, उसी मतलब हद से ज़्यादा एक दिन और एक रात लगता है ऐसा होने में। उस जो वो बीज थे ना, उस बीज में से कुछ ऐसे सफ़ेद सफ़ेद सा धागा सा बाहर आने लग जाता है, जो इन्होंने कहा है सफ़ेद संरचना, कुछ नहीं होता, वो धागे जैसा कुछ भाग है, वो बाहर आ जाता है। आप लोग सब मेरे ख्याल से फैमिलियर हैं इस चीज़ के, आपने देखा भी होगा अपने घरों में ऐसा होते हुए, है ना। चने को के साथ भी हम करते हैं कि चने को भिगो के रख दिया, बांध के रख दिया, उसमें से एक सफ़ेद सा संरचना सी निकल आई, तो बीज से बाहर निकल आती है। ये जो सफ़ेद संरचना है ना, ये बीज से बाहर निकल आती है। यदि हाँ, तो बीज अंकुरित हो गया है। ये शब्द अंडरलाइन करें, अंकुरित हो गया है। क्वेश्चन आ सकता है अंकुरित कब माना जाएगा बीज? जब उसमें से एक सफ़ेद संरचना बाहर आ जाए। और यदि नहीं तो बीज को पानी में धोएं, पानी निकाल दें। मतलब ये कह रहा है कि वही जो प्रोसेस है उसको रिपीट करो, ठीक है। अंकुर दिखाई देता है, देखो अंकुरित हो गया, और जो सफ़ेद सफ़ेद संरचना आई ना, आप उसको सफ़ेद संरचना नहीं बोलोगे, उसे अंकुर बोलोगे। क्या आ गया बाहर एक, हाँ सुना नहीं हमने, अंकुर, क्या आया बाहर? अंकुर, ठीक है। तो अंकुर आ गया, तो अंकुरों का अब देखो इसमें आगे कहा है, अंकुरों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं। भाई इसमें भी आप परीक्षण का इंतज़ार ना करें, आप ये खाने लायक है बिल्कुल, आप इसको खाइए। उबाला भी जा सकता है इनको, और इनमें कुछ मसाले मिलाकर आप इन्हें स्वादिष्ट अल्प आहार, इसको भी अंडरलाइन कीजिएगा। अल्प आहार मतलब नाश्ते को कहते हैं अल्पाहार, बहुत अलग शब्द नहीं है, बहुत कॉमन सी चीज़ है अल्पाहार, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, और आगे हम बढ़े तो इन्होंने दे रखा है यहाँ पे ये कि क्या आप जानते हैं शहद कहाँ से आता है? क्या यह कैसे उत्पादित होता है? क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिन भिनाया करती हैं? मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद क्या होता है? फूलों में जो एक रस सा होता है, उस मीठे रस को क्या कहते हैं? मकरंद, एकत्रित करती हैं और इसे अपने छत्ते में भंडारित का मतलब है इकट्ठा करती हैं। फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होता है। ये कह रहे हैं कि कुछ अल्प समय ही होता है जब फूलों के पास उनका एक रस होता है ना। अतः मधुमक्खियाँ जो हैं हमारी, इसको भंडारण
मकरंद का जो भंडारण कर लेती हैं, मतलब इकट्ठा कर लेती हैं, इकट्ठा, डरो मत इस शब्द से, भंडारण, भंडरित जो भी उन्होंने ऊपर लिखा था, भंडारित लिखा था, उसको सीधा सा मतलब है इकट्ठा कर लेती हैं, ठीक है, ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। और इस छत्तों में से हम मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग कर लेते हैं, मतलब अपने लिए वो भोजन इकट्ठा करती हैं कि उनको आगे आने वाले समय में दिक्कत नहीं हो, पर हम लोग जाके उस चीज़ को ले लेते हैं और उसको शहद की तरह उपयोग करते हैं। कितनी ही गलत बात, पर कोई बात नहीं, बात तो बहुत है। आप सोचें तो जंतु क्या खाते हैं? क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जिसकी आप देखभाल करते हैं, कुत्ता, बिल्ली, भैंस या बकरी? फिर आपको इसकी जानकारी भी अवश्य होगी कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है, अन्य जंतु क्या खाते हैं। क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे से कीट को खाना खाते हुए देखा है? यहाँ पे उन सभी के बारे में बताया गया है कि असल में वो क्या खाते हैं। तो यहाँ पे हमें दी गई है एक और एक्टिविटी के बारे में आप देख लीजिए। क्रियाकलाप है 6, सारिणी है 1.5 में अनेक जंतुओं के नाम लिखे हैं, उनमें से कुछ जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन भी लिखे हैं। सारिणी में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये कह रहे हैं कि ये है 1.5 हमारी सारिणी, और ये कह रहे हैं कि यहाँ पे इन्होंने लिख दिए हैं जीवों के नाम। क्या लिखे हैं? जीवों के नाम। और कहा है कि वो जो खाना खाते हैं ना, उनको आप लोग लिखो कि यहाँ पे चूहा क्या खाता है, शेर क्या खाता है, बाघ क्या खाता है, मकड़ी क्या खाती है। ये आपको जानकारी इकट्ठी करनी पड़ेगी और यहाँ पे लिखना पड़ेगा। आगे एक और एक्टिविटी इन्होंने दी है, क्रियाकलाप 7। फिर से सारिणी 1.5 को ध्यान से देखिए और इसके जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित कीजिए। पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं के नाम लिखिए जो केवल पौधे और पादप उत्पाद खाते हैं, इन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। समझ गए? शाकाहारी जंतु। यहाँ कुछ ऐसे जंतु हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, इन्हें दूसरे वर्ग में रखते हैं। इन प्राणियों को क्या कहते हैं? मांसाहारी जंतु। क्या आप कुछ ऐसे जंतुओं को जानते हैं जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों ही होते हैं? इनको कहते हैं सर्वाहारी, सर्वाहारी, ठीक है। मतलब जो से केवल पौधे खाते हैं उनको शाकाहारी, जो मांस खाते हैं मांसाहारी, और जो सब चीज़ खा लेते हैं, सब कुछ खा लेते हैं, उनको कहते हैं सर्वाहारी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इन सब के बारे में लिखना है। यहाँ पे आपको लिखना है कि शाकाहारी कौन कौन है, यहाँ मांसाहारी कौन है, और यहाँ लिखना है जो सर्वाहारी है, जो सब कुछ खा लेते हैं। और यहाँ पे एक और हमारे पास मीम सा कुछ है, जहाँ ये जो लड़की है इसका नाम रखा है इन्होंने पहेली। पहेली जानना चाहती है कि सारिणी 1.6 को भरते समय मनुष्य को आप किस वर्ग में रखेंगे? बताओ आप। हम खुद भी भाई जानवर हैं, हम माने ना माने, ह्यूमन बींग्स आर अ काइंड ऑफ एनिमल्स, ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं कि आप बताओ इंसानों को कहाँ रखोगे? तो ऑब्वियसली वो सर्वाहारी में आएगा, क्योंकि हम पौधे भी खा लेते हैं और जंतुओं का भी उपभोग करते हैं। हम जानते हैं कि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिसके द्वारा देश में अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सके। यही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसे भी उपाय खोजने चाहिए जिससे यह सुनिश्चित हो कि यह भोजन हम में से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, बहुत ही मोरल सा इन्होंने यहाँ पे आपको क्या कहें हम सीख दी है कि प्लीज़ यार, हमारे कंट्री में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें आज भी भोजन नहीं मिल रहा, और ये हमारी ड्यूटी है कि हम कुछ ऐसा करें कि भोजन सभी के पास कम से कम उपलब्ध हो। चैप्टर हो गया आपका समाप्त। देख लेते हैं कुछ पॉइंट। हमने संगठक के बारे में आपको परिभाषा भी दे दी। खाद्य खाने योग्य। मकरंद हमने देखा था, फूलों के रस को मकरंद कहते हैं। अंकुरित बीज, मूंग के दाने को भिगो के रखने पर उसमें एक सफ़ेद संरचना आती है, उस सफ़ेद संरचना को कहते हैं अंकुर। और उस बीज को जिसमें से सफ़ेद संरचना निकल आई उसे कहते हैं अंकुरित बीज, ठीक है। शाकाहारी जो पौधे खाते हैं, मांसाहारी जो मांस खाते हैं, और सर्वाहारी जो सब कुछ खा लेते हैं। ये हमने पढ़ लिया। अब सारांश पे नज़र डाल लेते हैं। भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है। सबसे बड़ी बात ये हमने यहाँ से देखी। हमारा भोजन के मुख्य स्रोत पौधे हैं और जंतु हैं। जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं, जो केवल जंतुओं को खाते हैं उन्हें मांसाहारी, और जो दूसरे प्राणी को और पादप को दोनों को खा लेते हैं उन्हें सर्वाहारी। इसी के साथ आपका चैप्टर होता है 101% कंप्लीट। ऐसा कि पहले कहा वैसा ही अब कहेंगे, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो आपको पूरे 100 दिलवाएगी, प्लस में दिलवा रही होगी एक स्टार। तो जस्ट रेडी टू गेट द स्टार्स।
because Prenit route is a route where you can achieve the stars. Thank you for watching this video and best of luck, very best of luck for your examinations. Thank you.